Good morning to all the students. Today we are starting the next topic of this chapter 4 and this is moving coil galvanometer. Okay, moving coil galvanometer. It is an important topic for practicals as well as for the theory examination. Okay, and in many of the laboratories, चाहे वो 11th 12th क्लास की है या ग्रेजुएशन लेवल की है, we usually use the voltmeter, ammeter, galvanometer, etc. type instrument, and this voltmeter ammeter is also based on or the conversion of this galvanometer, and that is also in our syllabus, that how can we convert a galvanometer into the voltmeter and galvanometer into the ammeter. Okay, so this moving coil galvanometer is basically a device which is used to detect the current, है ना. करंट को मेजर नहीं करता, मेजर करने का काम है अमीटर का, बट दिस गैल्वेनोमीटर यूज टू डिटेक्ट द करंट आइदर इन अ सर्किट करंट इज देयर और नॉट. ओके, करंट अवेलेबल है या नहीं है सर्किट में ये बताएगा. यानी अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मीनिंग कि करंट उस सर्किट में है, और अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो रहता है तो इट मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. The same galvanometer we used in case of the meter bridge, Wheatstone bridge and the potentiometer in chapter 3rd, है ना, जहां हमने इनको डिराइव किया था. वहां नल डिफ्लेक्शन पर हम रीडिंग नोट करते हैं, एंड नल डिफ्लेक्शन इन galvanometer means when no current is flowing through that loop or through that circuit. ओके, सो दिस गैल्वेनोमीटर की क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका बेसिक गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हम जिसको कहते हैं उसका क्या एक्सप्रेशन है. सो ऑल दीज वी विल डिस्कस इन दिस सेम टॉपिक. Clear? And then we will convert a galvanometer into the ammeter or into a voltmeter. So first start the principle. पहला तो मैंने बताया गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट और एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट एज वेल एज इट आल्सो गिव्स अस द डायरेक्शन. क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होती है ना, जैसे मैंने ये स्केल बनाई है ना, विजिबल होगी तुम्हें शायद. तो इन दिस स्केल दिस नल डिफ्लेक्शन और जीरो पॉइंट इज हियर, सेंटर में होता है जीरो. तो अगर ये पॉइंटर जो है इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन मींस राइट साइड में टर्न होता है या लेफ्ट साइड में टर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन को भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो करंट सर्किट में फ्लो हो रही है वो करंट किस डायरेक्शन में. बट इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, ओके, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो प्रिंसिपल इसका क्या है जो हमने जस्ट इसके प्रीवियस टॉपिक स्टडी किया, and that topic is that a rectangular current carrying coil experience a torque in the magnetic field. ओके, जिस तरह जैसे मैंने इस तरह की एक कॉइल ली थी, है ना, इस तरह की कॉइल की बात बताई थी मैंने, एंड whenever the current is flowing through this rectangular loop, है ना, सिंगल अगर टर्न है ना तो उसको हम लूप बोल देते हैं, और बहुत सारे टर्न्स हो अगर जैसे गैल्वेनोमीटर में होंगे तो उसे हम कॉइल बोल देते हैं. Okay, so if this is a rectangular loop and if we placed it in the magnetic field, then it rotates due to the torque experienced by it. Okay, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना जिसको हम कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, उसमें करंट फ्लो करे, और करंट फ्लो कराने से क्या हुआ, वो टर्न हो गई जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया. क्यों टर्न हुई? क्योंकि वहां पर फोर्सेस लग रहे थे, दो फोर्सेस का पेयर. फोर्स क्यों लगते हैं? क्योंकि हर करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पर फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज आई एल क्रॉस बी, है ना. और उसको हमने फाइंड किया था एक सिंगल चार्ज पर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं जब करंट फ्लो हो रही है, और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं तो एक सिंगल चार्ज भी जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है देन इट आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स. ओके, सो सारे चीजें कनेक्टेड है. देखो, हमने शुरू में मैग्नेटिक फील्ड की बात की, फिर एक सिंगल चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसको डिस्कस किया, उसके कुछ केसेस किए, फिर हमने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पर जो फोर्स लगता है उसको डिस्कस करके उसके केसेस किए कि दो पैरेलल वायर है तो कब वो अट्रैक्ट करेंगे, कब वो रिपेल करेंगे.
फिर हमने टॉर्क की बात की, और अब ये लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का कर रहे हैं जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यानी अगर हम एक सिंगल चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं करते तो हम यहाँ गैल्वेनोमीटर तक नहीं पहुंचते। ओके, सो सारी चीजें जो होती है यहाँ पर ये कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब इसके प्रिंसिपल को मैंने बताया कि whenever we placed a rectangular current carrying coil in the uniform magnetic field, then it experiences a torque, and due to this torque it tends to rotate। और जब वो रोटेट होगी कॉइल, तो जैसे ही वो रोटेट होती है उसके साथ एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, एंड दैट पॉइंटर आल्सो रोटेट्स विद दिस कॉइल, एंड पॉइंटर को हम स्केल अटैच कर देते हैं। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ पॉइंटर वी कैन से दैट दिस इज द डिटेक्शन ऑफ करंट। जितनी ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा टॉर्क। टॉर्क का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था NIAB sin थीटा। ओके, और सिंपली मैं कहूं तो M क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में। सो NIA, अब N A और B तो इसकी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन करंट I हमारे ऊपर डिपेंड करेगी कि हम उसके जो टर्मिनल्स हैं वहां कितनी करंट को फ्लो कराते हैं, कितनी करंट अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। So according to the current, magnitude of current, that needle or pointer get deflected or it shows angular deflection, okay, and which is directly proportional to, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I के, तो रोटेशन जो पॉइंटर का है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। क्लियर? सो इस डायग्राम को अब हम कंस्ट्रक्शन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, क्या है ये डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट उसको डिस्कस किया, या एक दो लाइन हम लिख लेते हैं पहले। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, galvanometer is an instrument used to detect the current and can also tells us, या can also indicate direction of current। करंट की डायरेक्शन को भी ये इंडिकेट करता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में रोटेशन है तो वो डायरेक्शन के रिगार्डिंग होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट प्रिंसिपल, it based on principle that on the principle that torque is experienced by a current carrying rectangular coil। ओके, बहुत सारे लूप्स हो उसको कॉइल कहते हैं। कॉइल व्हेन या इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू विच it tends to rotate, due to which it tends to rotate, okay, and this torque is directly proportional to the current I। जितनी ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ही ज्यादा रोटेशन। तो वो एक प्रोपोर्शनलिटी बिहेवियर हमें यहाँ पर मिल जाता है कि किस तरह से हम एंगुलर डिफ्लेक्शन की हेल्प से करंट को डिटेक्ट कर सके। क्लियर? सो नोट डाउन दिस इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। ओके, तो सबसे पहले देखो, हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप की मैग्नेट होती है ऐसे कर्व, ओके, यू भी नहीं कह सकता, इसको एक रिंग शेप में कह सकता हूं जिसका स्मॉल पोर्शन कट कर दिया सेंटर से यहां से, तो उस तरह की मैग्नेट को भी हम हॉर्स शू मैग्नेट कह लेते हैं।
तो ये हॉर्सशू मैग्नेट है यहाँ पर जो हमने यूज ली है, एंड इट इज यूज टू प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है? आई होप ये बोर्ड तुम्हें दिख रहा होगा, इस पे मैं बनाता हूं इसको। द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इफ दीज आर द क्रॉस सेक्शनल, एक 2 डायमेंशनल व्यू ले रहा हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये एन पोल है, ये एस पोल है, द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। और हर पॉइंट पर देखो, यहां से भी एक लाइन ले सकते हैं हम, फ्रॉम हियर आल्सो वी कैन टेक अ फील्ड लाइन। ये फील्ड लाइन से जो मैं मैग्नेटिक फील्ड की बना रहा हूं, तो सेंटर से सारी जो फील्ड लाइंस हैं वो पास होगी। अब इसका मीनिंग है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, इनका इंटरसेक्शन नहीं है ये, बट ये क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक तरह से रहेगी। और उस केस में यहाँ फील्ड रेडियल होने का मीनिंग, सिग्निफिकेंस ये है कि द एम वेक्टर ऑफ दिस करंट कैरिंग कॉइल जो हम यहाँ लेने वाले हैं, this m vector will always perpendicular to the direction of magnetic field। और उससे क्या होगा, जब m हमेशा b के परपेंडिकुलर रहेगा, तो मैंने एक टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, विच इज टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, जो हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में। तो यहाँ थीटा जो है उस केस में क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो थीटा को 90 करने से टॉर्क मैक्सिमम मिलता है, एंड इट इज सिंपली m टाइम्स ऑफ b। दैट्स व्हाई वी यूज दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। ये जो यहाँ पर मैं टर्म, सर्कुलर टर्म में बता रहा हूं, दिस इज द हॉर्सशू मैग्नेट, एंड दिस हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड टू, एक तो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि B को ज्यादा करोगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगा। हम यहाँ पर जो सेटअप करते हैं ना, वो सेटअप का मेन पर्पस ये है कि मैक्सिमम टॉर्क हम अप्लाई कर सकें, और जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी ही ज्यादा उस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होगी। ओके, इट विल बी मोर सेंसिटिव, और स्मॉल करंट से भी वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, तो वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। फॉर वेरी वेरी स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट भी हम अमीटर से मेजर कर सकते हैं या गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो इस टॉर्क को मैक्सिमाइज करके, और टॉर्क को मैक्सिमाइज करने का एक तरीका है बी को इंक्रीज करो। ओके, दूसरा थीटा को 90 रखो, बहुत सारे वेज हैं और उन सभी वेज को हम फॉलो करते हैं। तो बी को इंक्रीज करने के लिए भी हॉर्सशू मैग्नेट लगाई जाती है, क्योंकि इसके इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिव कि हमने 2 बार मैग्नेट्स लगा दी और उसके बीच वाले रीजन में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें। Okay, so first use of this horseshoe magnet is to increase the strength of magnetic field, and second, ये जो इसके जो faces हैं ये concave होते हैं, यहाँ मैंने लिखे हैं, इसके जो poles होते हैं ना, they are of concave shape, इस तरह की शेप है, देखो ये, तो यही शेप मैंने यहाँ बनाई है इस डायग्राम में, क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है उसका, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, बट यहाँ पर ये इस तरह से रखे हुए हैं, लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कॉनकेव होने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल मिलेगा, और रेडियल मिलने से थीटा 90 हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम चला जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट की बात हुई। फिर देखो यहाँ हमने क्या किया है, एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लिया है सबसे सेंटर में। ओके, दिस इज द सिलेंडर ऑफ सॉफ्ट आयरन। इसका भी मैं डायग्राम जो है ना वो एकदम क्लियर आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगा, तो हो सकता है कुछ चीजें इतनी विजिबल नहीं हो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो आई विल शेयर दिस डायग्राम इन द ग्रुप। अभी जितना दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम चेक कर लेना, या जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ ड्राइव में, वहां से आप वापस से, उसमें थोड़ी क्वालिटी आई थिंक बेटर आती है कंपेरेटिव टू दिस लाइव क्लास, तो वहां से तुम चेक कर सकते हो। सो इफ दिस इज द सिलेंडर एंड दिस इज अ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन को अगर हम एज अ कोर लेते हैं किसी रेक्टेंगुलर लूप के लिए,
तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वो अगेन 1000 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, and ferromagnetic material when they used as a core in the solenoid or in a coil, then they increases the strength of magnetic field up to 1000 times. So B को increase करना है हमारा पर्पस, तो एक तो हमने ऑर्थो मैग्नेट ली, दूसरा हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज ले रहे हैं, and that is also increases the strength of the magnetic field in this region. क्लियर? तो अब क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाए, इट इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, है ना, ये है हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल जो बहुत सारे टर्न्स हैं। वैसे मैंने यहाँ 3 टर्न्स ही बताया, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि टर्न्स का नंबर बढ़ने से भी टॉर्क बढ़ता है, क्योंकि m क्या है यहाँ, NIA, m को हम कैसे लिखते हैं, इट इज NIA, दिस टॉ मैक्स इज NIAB, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी NIAB। तो n को भी हम लार्ज रखते हैं, यानी बहुत सारे टर्न्स यहां पर रेक्टेंगुलर कॉइल में रखेंगे। क्लियर? सो दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल and this pointer is attached with this coil. Whenever this coil is turned due to the torque, then this pointer is also rotated on the screen, or turn or angular deflection screen is screen पर या scale पर provide करेगा। This is the scale, ठीक है, this is the scale and this one is the pointer। clear? This is the pointer जो हमने यहां पर यूज लिया है, एरो इधर लगा देता हूं, ठीक है। So this is the scale, this is the pointer connected with the rectangular coil or rectangular loops. Now एक स्टैंड है यहाँ पर इसको होल्ड करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पर यूज लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर में, एंड दिस इज द स्प्रिंग। ये हेयर स्प्रिंग भी कहलाती है, बहुत स्मॉल इसकी जो स्प्रिंग की जो मटेरियल की रेडियस है वो ली जाती है। तो ये स्प्रिंग का क्या यूज है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस स्प्रिंग के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम डेरिवेशंस में भी यूज लेने वाले। तो अगर हम चाहें कि गैल्वेनोमीटर में स्टेडी डिफ्लेक्शन मिले, स्टेडी डिफ्लेक्शन का मतलब कि पॉइंटर सपोज करो कि यहाँ अभी मैंने यहाँ 19 पे रखा है या 18 पे रखा है, तो वो 18 पर ही रहे, वो वहां फ्लक्चुएट नहीं करे, वाइब्रेट नहीं करे। तो उसके लिए वी यूज दिस स्प्रिंग, इट प्रोवाइड्स अ स्टेडी डिफ्लेक्शन as well as whenever the current flowing through this coil becomes zero। तो क्या होना चाहिए, the galvanometer should be reset। reset means उसका जो पॉइंटर है वो 0 पर आ जाना चाहिए, और वो 0 पर कब आएगा, जब हम इस स्प्रिंग को यहाँ यूज लेंगे। तो ये अपनी आपने क्या किया, स्प्रिंग को टर्न किया तो टर्न होगी वो, लेकिन जैसे ही आपने स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स 0 कर दिया, क्योंकि कॉइल उसके साथ स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो कॉइल टॉर्क के कारण टर्न हुई, लेकिन जैसे ही आपने टॉर्क को 0 किया, यानी मैग्नेटिक करंट को 0 कर दें, तो अगेन वो स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की प्रॉपर्टी से पॉइंटर वापस 0 पर आ जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर को रीसेट करने का काम, डिफ्लेक्शन को अगेन 0 करने का काम, व्हेन द करंट बिकम्स 0 इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, ये वर्क है इस स्प्रिंग का। तो दो रीजंस हैं जिस कारण हम इस स्प्रिंग को यूज लेते हैं। द फर्स्ट यूज इज टू प्रोड्यूस द स्टेडी डिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड टू प्रोवाइड रीस्टोरिंग टॉर्क। उसको हम क्या कहेंगे, वापस टर्न बैक होके अपोजिट डायरेक्शन में रीसेट होना, उसको कहेंगे इट प्रोवाइड अ रीस्टोरिंग टॉर्क which produces which reset this galvanometer to its original position or its zero deflection। क्लियर? तो यहाँ पर हम एक स्प्रिंग भी यूज लेते हैं। ये मैंने 2 टर्मिनल्स शो किए हैं जो गैल्वेनोमीटर की, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके एंड टर्मिनल्स है। ओके, एग्जैक्ट क्लियरली यहाँ विजिबल नहीं है, बट जो हम टर्न्स लेंगे ना, जैसे इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैंने ली है, तो एक पॉइंट एक एंड से स्टार्ट किया, फिर टर्न्स करते गए, और लास्ट में जितने टर्न्स हो गए उसके बाद सेकंड एंड आया, तो वो दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो ये है, जिसको हम टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर कहेंगे।
आप अगर गैल्वेनोमीटर लैब में भी देखोगे, मैंने डायग्राम भी शायद शेयर किया था थर्ड चैप्टर जब मैंने कराया था कि गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, वोल्ट मीटर कैसा होता है, या आप गूगल इमेजेस पे सर्च कर सकते हो गैल्वेनोमीटर। तो ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, इसमें व्हाइट कलर का एक पेपर, उसके ऊपर पॉइंटर्स रोटेट होते हैं, बाकी की कंस्ट्रक्शन अंदर की तरफ रहती है तो वो विजिबल नहीं होती। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ इस गैल्वेनोमीटर में स्प्रिंग की हेल्प हो गई, हॉर्सशू मैग्नेट का यूज हो गया, टर्मिनल्स की बात हो गई, सॉफ्ट आयरन जो हम सेंटर में यूज ले रहे हैं उसकी बात हो गई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटर स्केल एटसेट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। फिर हम आएंगे वर्किंग पे। तो वर्किंग में हम बात करेंगे एक डेरिवेशन की, जहां हम रिस्टोरिंग टॉर्क को कॉइल पे जो टॉर्क लगता है उससे बैलेंस करके कुछ कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक बार, कंस्ट्रक्शन। इसको रफ कर रहा हूं मैं। You can take a 20-second break. Okay, the third point is the construction and it is important topic. ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए। कंस्ट्रक्शन लेते हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil of large number of turns। मान लेते हैं वो n नंबर ऑफ टर्न्स है। The core of coil, in the core of coil we use soft iron to increase the strength of magnetic field produced when current flows through coil। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्सशू मैग्नेट का नहीं है। अगर हम एक सिंगल कॉइल लेते हैं जिसमें बहुत सारे टर्न्स हो और उसके सेंटर में हम उसके कोर में अगर सॉफ्ट आयरन लगा रहे हैं, तो कॉइल के कारण या कॉइल में जो करंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना। ध्यान देना यहाँ पर। सपोज दैट इफ आई एम हैविंग दिस सोलेनॉइड, ये अगर मेरे पास में सोलेनॉइड है, ठीक है, इस तरह की, तो एक तो ये एयर कोर है, अभी इसमें एयर है बिटवीन दिस, स्प्रिंग जैसी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी है सपोज करो। तो अगर मैं इसमें सॉफ्ट आयरन यानी एक आयरन की रॉड प्लेस कर दूं, तो उससे क्या होगा, इसका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने फाइंड किया है इसको, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। एक्सटर्नल जो मैग्नेट्स यहाँ रखी है उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहा। ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन जो सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होती है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है। ओके, सो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखना। दिस rectangular या this coil is placed between poles, concave poles of, यहां पर लिख देता हूं concave poles of horseshoe magnet। इसको हॉर्सशू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना, ये हॉर्सशू टाइप की होती है। हॉर्सशू जो है वो भी इसी शेप का होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, हॉर्सशू मैग्नेट। द मैग्नेट
या दिस मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोवाइड या टू प्रोड्यूस uniform radial magnetic field of large strength. मैंने सारे पॉइंट्स देखो इसी एक लाइन में लिख दिए कि हॉर्सशू मैग्नेट किस लिए यूज आ रहा है. एक तो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी लार्ज होगी. तो दोनों रीजन आ गए. एक तो फील्ड रेडियल होगा और स्ट्रेंथ यहाँ पर हाईएस्ट रहेगी या लार्ज रहेगी व्हेन वी यूज दिस हॉर्सशू मैग्नेट. क्लियर. अगर हम कोई गैल्वेनोमीटर अगर लैब में जैसे हम चलेंगे या घर पे अगर तुम आओगे तो उस समय गैल्वेनोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन अंदर की होती है वो हम उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज ऑफ लार्ज स्ट्रेंथ. अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है उसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में. सो नोट डाउन, एक बार इसको नोट कर लो. The radial magnetic field, yeah, due to this radial magnetic field, angle between vector m यानी magnetic dipole moment, okay, magnetic dipole moment and this vector b is always 90 degree, so that the torque. ये रीजन अभी लेटेस्ट पेपर में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था कि why the radial magnetic field is produced between this horseshoe magnet, okay, और उसकी कॉन्केव शेप के कारण ये क्या हो रहा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो कॉन्केव शेप होना जरूरी है. तो उसका रीजन ये है सो दैट द torque acting on coil becomes maximum. Okay, तो टॉर्क होता कितना है, वी नो दिस टॉर्क इज m क्रॉस b. ठीक है, इसका रीजन भी लिख लेते हैं साथ में. एंड इट इज mb sin थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू 90. दिस टॉर्क विल बी व्हाट, इट इज मैक्सिमम and this maximum torque will be m into b. और अगर हम यहाँ m की भी वैल्यू रखें then it will be NIAB. This is equation number 1. तो इस टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए थीटा को 90 करा जाता है और थीटा 90 कब होगा, जब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा. So remember this point that why this magnetic field produced is radial on this rectangular coil. ओके, अब हम पॉइंटर और स्केल की बात कर लेते हैं. अ पॉइंटर अटैच्ड विद कॉइल which rotates due to torque acting on it, and the scale from the scale we measure the deflection produced by current. ठीक है, अब यहां हम ये चीज लिख सकते हैं कि सिंस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. उस डिफ्लेक्शन को हम स्केल से मेजर कर लेंगे क्योंकि उस स्केल के पास में एक पॉइंटर है और वो पॉइंटर
इस रेक्टेंगुलर कॉइल से अटैच है। तो जैसे ये कॉइल टर्न होती है तो ये पॉइंटर टर्न होगा, पॉइंटर टर्न होगा तो स्केल पे हम उसको रेस्पेक्टिव रीडिंग को नोट कर लेंगे। ओके, सो यहां तक एक बार नोट करो। एंड द मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, सो रीजॉइन द मीटिंग फर्स्ट, देन वी विल कंटिन्यू एंड वी टॉक अबाउट दिस स्प्रिंग, यूज ऑफ द स्प्रिंग इन दिस कंस्ट्रक्शन। ओके, a spring is also attached with this coil to produce steady deflection, steady deflection। ओके, हम ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कर रहे हैं। ओके, और वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहलाता है, इट इज आल्सो नेम्ड वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। सो दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में स्टेडी डिफ्लेक्शन आता है। एक और टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है दैट इज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, एंड दिस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में स्टेडी डिफ्लेक्शन नहीं होता। वहां जो रेक्टेंगुलर कॉइल है दैट ऑलवेज ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, है ना, उसमें हम लाइट और स्केल अरेंजमेंट लेते हैं एंड दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रेजुएशन लेवल। वहां जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहां उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल्स आते हैं। हम यहाँ पर वेस्टर्न टाइप या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं क्या। सो दिस स्टेडी डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर प्रोड्यूस करना है एंड टू प्रोवाइड अ रीस्टोरिंग टॉर्क, अ रीस्टोरिंग टॉर्क टू द कॉइल। इस रीस्टोरिंग टॉर्क को टॉ आर से लिख रहे हैं, टू रीसेट द कॉइल व्हेन करंट इज जीरो या करंट बिकम्स जीरो। जब करंट जीरो हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन को जीरो करना चाहेंगे। और डिफ्लेक्शन जीरो कैसे होगा, जब हम इस टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क की हेल्प लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग। ओके, so now this is all about the construction. Now we talk about the working of this galvanometer. हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है। The next one is the working of galvanometer, या सिंपल वर्किंग ही लिख लो। Okay, next point. So in this working we say that the torque acting on this rectangular coil, जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था from equation 1, okay, the torque acting on the coil due to magnetic field, due to magnetic field is tau equals to NIAB, इक्वेशन नंबर 1। वैसे हमने इसको पहले बोल दिया है, इक्वेशन नंबर 1। N नंबर ऑफ टर्न्स पहले बता दिए, I is current, A is the area of this rectangular coil, है ना। A यहाँ पर क्या है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने पहले मेंशन नहीं किया है। So A is the area and B is the magnetic field in which this coil is placed. Okay, जो हॉर्सशू मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसके रिगार्डिंग। So this is the torque and also the restoring torque. The restoring torque produced by spring is, अब देखो यहां ध्यान देना, ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो डिफ्लेक्शन यहां प्रोड्यूस होता है ना, जो डिफ्लेक्शन यहाँ आएगा उस डिफ्लेक्शन को हम एक एंगल से बताएंगे एंड दिस एंगल इज टेकन एज फाई। लेट दिस एंगल इज टेकन एज फाई। सो फाई अगर डिफ्लेक्शन है तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क उस डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर फाई इज व्हाट, इट इज एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन। कितने एंगल पर ये कॉइल रोटेट हुई, जैसे ये कॉइल है ना तो ये रोटेट होती है, जैसे इस पोजीशन पे है तो इधर आ गई। सपोज यहां से 0 एंगल था,
और या फिर यहाँ 90 था और यहाँ 0 हो गया, या 0 से 90 डिग्री पर रोटेट हो गई। तो इस तरह से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो जैसे ये कॉइल रोटेट होती है वैसे ही एंगल पर पॉइंटर रोटेट होता है और उसी अकॉर्डिंग स्केल पर आपको रीडिंग मिलती है। ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कॉइल का टर्न होना, रिफ्लेक्शन, पॉइंटर का टर्न होना और इस स्केल पर रीडिंग का आना। ओके, so this angular deflection, and when we remove this proportionality sign तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कहेंगे। तो नेक्स्ट वन एक बार यहां तक नोट कर लो। और this tau r is proportional equals to k times of phi, जहां k को हम क्या लिख सकते हैं, tau r upon phi, and it is named torsional constant। ओके, टॉर्शन का मतलब भी ट्विस्ट से होता है। जब एंगल रोटेट होता है ना तो एक रोटेशन से रिलेटेड ये कांस्टेंट है जिसको टॉर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये टॉर्शनल कांस्टेंट ध्यान रखना स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग डेफिनेशन थी उसकी, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते थे, F अपॉन x से लिखते थे, हुक्स लॉ हमने पढ़ा था 11th में इलास्टिसिटी में। तो ये जो है ना ये टॉर्शनल कांस्टेंट यहाँ पर टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो न्यूटन मीटर पर डिवीजन इसकी यूनिट होगी, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट के इज द restoring torque required per unit deflection, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन। फाई को अगर मैं 1 डिवीजन कर दूं, है ना, फाई की जो यूनिट होती है वो डिवीजन होती है। ओके, दैट इज इफ फाई इक्वल्स टू 1 डिवीजन, गैल्वेनोमीटर के जो रीडिंग है वो डिविजन्स में आती है, 10 डिवीजन, 20 डिवीजन, 25 डिवीजन एटसेट्रा। So if phi is 1 division, then this k is what? It is equals to tau r. Clear? तो restoring torque कितना हमें required है for unit division या for deflection of unit division, यानी 1 डिग्री अगर मुझे इसको या सिंगल डिवीजन से 19 से 20 करना हो तो कितना restoring torque required होगा, that is the k। समझ में आया? इस रेशियो से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसका एक्चुअल नेम टॉर्शनल कांस्टेंट दिया जाता है। दिस इज द टॉर्शनल कांस्टेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय k। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ when will we get the steady deflection? When this torque acting on the rectangular coil by the magnetic field balances the torque produced by the spring, है ना। स्प्रिंग का जो टॉर्क है ना वो अपोजिट है कंपैरेटिव टू डायरेक्शन में या रोटेशन ऑफ सेंस में, कंपैरेटिव टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो एक स्प्रिंग होती है ना, ये अगर मेरे पास स्प्रिंग है तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की, तभी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को रिड्यूस कर दूं तो इट कम्स इन ओरिजिनल पोजीशन। ये देखो एक्सटेंड किया, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग टॉर्क है ये ऑलवेज अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल होगा। तो ये दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे वहां वो पॉइंटर जाके रुक जाएगा। एक पॉइंटर है, सपोज करो इस पॉइंटर को हम यहां ला रहे हैं तो एक टॉर्क इसको इधर घुमा रहा है, दूसरा इधर, ये दोनों टॉर्क्स जब इक्वल हो जाते हैं तो वो पॉइंटर अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा।
तो फॉर द स्टडी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी वो 10 पर है तो 10 पर आकर रुक जाए, वहां ऐसा नहीं हो 0 to 10 वो फ्लक्चुएट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, या 10 के सराउंडिंग उसका वाइब्रेशन हो रहा है, एसएचएम हो रहा है, तो वो गैल्वेनोमीटर हमें नहीं चाहिए। हम उस तरह का गैल्वेनोमीटर डिजाइन नहीं करना चाहते। हम वो गैल्वेनोमीटर डिजाइन करना चाहते हैं जिसका डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर रुक जाए, स्टडी डिफ्लेक्शन जिसको हम कहें। एंड फॉर दिस स्टडी डिफ्लेक्शन दीज टू टॉर्क्स मस्ट बी बैलेंस्ड। इसको मैं वापस इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, वैसे हमने पहले भी इसको लिखा था, या तो वो इक्वेशन नंबर वहां से हटा देना, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर इज ओके। सो दिस दोनों टॉर्क्स को हमें बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा डेरिवेशन नहीं है लेंदी, ओनली राइट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल ड्यू टू द स्प्रिंग, एंड बोथ टॉर्क्स को बैलेंस कर दो। So next will be we will balance for the steady deflection. Note down up to this one. I am going to rough. So for steady deflection, थोड़ा लेंथी है ये टॉपिक। Tau should be equals to tau r. ये अगर क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, सेंस ऑफ रोटेशन इनकी अपोजिट है, इसीलिए जब इक्वल होंगे तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। ओके, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 implies NIAB is equals to K times of 5. NIAB is equals to K times of 5, और यहां हम कह सकते हैं कि दिस I is equals to K upon NAB times of 5, लिख सकते हैं K upon NAB को इधर डिनोमिनेटर में लिया है, and this I is proportional to 5, or we also can say phi is proportional to I. क्लियर? तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिला, करंट और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गए। ये जो है ना KNAB, ये इसकी कंस्ट्रक्शन बेस्ड पैरामीटर है, यानी ये चेंज नहीं होंगे अगर आपके पास एक गिवन गैल्वेनोमीटर है तो। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जो हमने हॉर्सशू मैग्नेट लगाई, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, स्प्रिंग का ये टॉर्शनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, इसीलिए इसको कांस्टेंट कहा है हमने। ओके, सो these parameters are constant, hence we can say this current is directly proportional to phi. क्लियर? एक बार नोट करो, यहां तक रफ करता हूं इसको मैं। इसको फाई की टर्म्स में लिखते हैं, देखो, और वी कैन राइट दिस फाई इज इक्वल्स टू NAB अपॉन K टाइम्स ऑफ I, और दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कितना नीडल डिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करेगा इस I पर। मोर द करंट मोर विल बी द डिफ्लेक्शन, और मोर विल बी द रीडिंग ऑन द पॉइंट। एक डिफ्लेक्शन आ रहा है 10 तक, दूसरा आ रहा है 20 तक, तो वो क्यों आ रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है। तो करंट और डिफ्लेक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी थी। क्लियर? और यहाँ पर वी कैन ऑल्सो से दिस K अपॉन NAB, हियर दिस K अपॉन NAB ये किसके इक्वल है, देखो अगर मैं इसको यहां से फाइंड आउट करूं, I by phi K, it means it gives us the current for unit deflection, है ना, how much current is required by the galvanometer for the unit deflection, and this current per unit deflection is called as the galvanometer constant। इसको हम कैपिटल G से लिखते हैं। This capital G is galvanometer constant. It is called galvanometer constant,
और इसका एक और नेम है करंट रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर, okay, and it gives us the amount of current required for unit deflection in galvanometer. ओके, गैल्वेनोमीटर में यूनिट डिफ्लेक्शन फाई अगर 1 डिवीजन है तो आई की वैल्यू जो है वो जी के इक्वल होगी. तो हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. एक ये डेफिनेशंस वाइवा में भी पूछी जाती है और गैल्वेनोमीटर हम कई जगह पे यूज लेते हैं. ओके, सो नोट डाउन अप टू दिस वन. एक और इसका नेम हम ले सकते हैं, दैट नेम इज फिगर ऑफ मेरिट, है ना. एक और नेम है इसकी. यूनिट क्या होगी देखो, द यूनिट ऑफ जी इज एम्पियर पर डिवीजन, है ना. एम्पियर पर डिवीजन, ए पर डिवीजन भी लिखते हैं इसको. एंड ऑल्सो नेम्ड या ऑल्सो कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट भी कहलाती है कि कितनी करंट हमें रिक्वायर्ड है फॉर द यूनिट रिफ्लेक्शन. ओके, सो इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज द फिगर ऑफ मेरिट. तो तीनों नेम यहाँ याद रखना, फिगर ऑफ मेरिट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर. ओके, सो ऑल दीज थ्री ज्यादातर पॉपुलर जो है ना, जो हम लेबोरेटरी में यूज लेते हैं, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट. दो प्रैक्टिकल हम करेंगे गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड. एक तो है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड और एक है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर कन्वर्जन. तो इन दोनों ही मेथड्स में इस फिगर ऑफ मेरिट का यूज होगा. ओके, दोनों प्रैक्टिकल्स में. सो द नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी of galvanometer. As we discussed the sensitivity of voltmeter, sensitivity of Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer. The same way we will also define the sensitivity of the galvanometer. अब किस galvanometer को हम sensitive कहेंगे? A galvanometer is said to be more sensitive if it produces a large deflection for very small amount of current. अगर हम बहुत स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर की भी करंट अगर उसको गैल्वेनोमीटर को प्रोवाइड करें एंड इट गेट डिफ्लेक्टेड, देन दैट गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव. Okay, and this sensitivity depends on this galvanometer constant जो अभी हमने G लिखा था. उस galvanometer constant which is I by phi, उस पर ये sensitivity depend करती है. ओके, तो सेंसिटिविटी को भी हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को कम करके, रिड्यूस करके, जी को रिड्यूस किया जाता है टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी. व्हाट वाज द जी? जी वाज k अपॉन एन ए बी. हाँ, जी की वैल्यू यही थी. अगर हमें जी को रिड्यूस करना है, टू डिक्रीज दिस जी, सेंसिटिविटी को बढ़ाना, जैसे पोटेंशियोमीटर में मैंने बताया था कि इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर के को, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था उसको हम कम कर दें तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है. वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखना कि जी को अगर रिड्यूस कर दें तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर विल इंक्रीज. अब ये क्यों हो जाती है इंक्रीज? जी को रिड्यूस ही क्यों किया जाता है? तो अगेन देखो, जी का फॉर्मूला क्या था अभी, I by phi. तो एक गिवन करंट के लिए मान लो आपके पास में दो गैल्वेनोमीटर्स हैं जिनको आपने सेम करंट प्रोवाइड की, बट उनके जी डिफरेंट है. तो अगर फाई जिसमें ज्यादा है ना, फाई की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ ना. If you are having two different galvanometers of different constants and you are providing same current through both of them, then which one galvanometer will be more sensitive, which produces a large reflection comparative to the other?
सो फॉर इफ टू इंक्रीज दिस फाई, हमारा पर्पस क्या है, उसी करंट के लिए फाई को इंक्रीज करना। तो फाई अगर इंक्रीज करना है तो जी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई द सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग जी। और जी को कैसे डिक्रीज करें, उसके कई तरीके हैं। के को कम से कम लो, के को रिड्यूस करो। जो स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट था, स्प्रिंग को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसकी टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम मिलती है। ओके, सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करो। ये भी वाइवा में पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की कैसे बढ़ाएंगे, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे, मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे। वो रीजंस मैंने वहां बताए थे। बट हियर एन इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं ये टर्न्स, और इंसुलेटेड कॉपर वायर हम इसके लिए यूज लेते हैं। क्लियर। सिमिलरली एरिया को भी इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, जितना ज्यादा हम एरिया उसका लेंगे। बट उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत बड़ा गैल्वेनोमीटर हमें डिजाइन नहीं करना, हमें ऐसा इस साइज का ही गैल्वेनोमीटर डिजाइन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करो, बी इंक्रीजेस। ओके, बी जितना ज्यादा होगा, और वो मैंने रीजन तुम्हें बताया, बी इंक्रीज किया जाता है एक तो हॉर्शू मैग्नेट की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है सेंटर पे, तो बी को इंक्रीज करना है यहाँ पर, और वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी है। तो using all these four terms we can decrease this g, and if g decreases then phi increases. ओके, जी डिक्रीज होगा तो फाई इंक्रीज होगा, और फाई बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, सो ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव if it produces large deflection for small amount of current। ठीक है, passing through it। ओके, शॉर्ट में लिख सकते हैं स्मॉल करंट, लार्ज डिफ्लेक्शन, देन इट इज सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव। ओके, सिंस दिस फाई इज, या एक बार ये लिख लेते हैं, सिंस जी इज आई बाय फाई और फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। फाई क्या है यहाँ पर, जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमें फाई को इंक्रीज करना है ना, तो जी को डिक्रीज करेंगे हम। Okay, hence therefore to increase sensitivity G should be decrease। ओके, जी को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। फिर यहां से लिख लेना, नाउ since g is this one, so to decrease this g, okay, yeah, for g decrease, k is decreases, k should be decreases, n should be increases, area should be increases, and magnetic field should be increases. So all these arrangements are done in case of the galvanometer। जब उसकी कंस्ट्रक्शन को या डिजाइन उसको किया जाता है, तब हम इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंसिटिविटी, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब दो तरह की और सेंसिटिविटीज डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट वन इज द करंट सेंसिटिविटी, कि वो करंट को सेंस करने के लिए कितना केपेबल है, एंड द सेकंड वन इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। I बाय फाई को, सॉरी, फाई बाय आई को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, एंड जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट इज फाई अपॉन वी। जो वोल्टेज हम उससे मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को ही आगे वाले टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे इनटू द अमीटर और वोल्टमीटर। Okay, so how we convert this galvanometer into ammeter voltmeter, that will be discussed in the next topic. But this galvanometer also has the current sensitivity and the voltage sensitivity.
वो क्या है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, एक बार यहां तक नोट कर लो। करंट सेंसिटिविटी, ये भी डेफिनेशंस वाइवा में पूछते हैं। करंट सेंसिटिविटी IS इज पाई बाई आई, ओके, इज पाई बाई आई। अब ये G क्या था, इट वॉज I बाई 5, है ना, G को ये लिखा था इट इज I बाई 5, तो 5 बाई I क्या हो जाएगा, इट विल बी NAB अपॉन K, ठीक है, इट विल बी NAB अपॉन K। और करंट सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, K को कम कर दो, वही चारों रीजन आ गए यहाँ पर, तो करंट सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। और इसकी जो यूनिट है वो डिवीजन पर एम्पियर होगी, डिवीजन पर एम्पियर, पाई डिवीजन में और I एम्पियर में, ओके। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं ये ध्यान रखना, फॉर्मूला से, तरीका वही है जो अभी मैंने बताया था। तो दिस Vs इज 5 बाय V। अब वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं, IR से लिख सकते हैं ना, तो I टाइम्स ऑफ RG लिख देता हूं। दिस RG इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, IRG में RG इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 60 ओम के आसपास रहती है फॉर अ स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर। 55 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, बट यूजुअली हम 60 ओम गैल्वेनोमीटर लेबोरेटरी में यूज लेते हैं, ओके। अगेन 5 बाई आई को क्या लिख सकते हैं, NAB अपॉन K टाइम्स ऑफ RG, where RG is galvanometer resistance, okay. So this is all about the two type of sensitivity. galvanometer resistance को increase करने से voltage sensitivity decrease होती है, और इसको decrease करने से voltage sensitivity increase होती है। बट इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल में वायर को टर्न किया है ना बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, उसी वायर का टोटल रेजिस्टेंस है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ओके। So this is all about the galvanometer, its principle, its construction, working and sensitivity, okay. अब next topic इसमें है conversion of galvanometer into ammeter and into voltmeter, okay. वो हम next topic में next point पे start करते हैं।